हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है ऋग वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे, जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड था। तो फ्रेंड्स, चलिए उसके बारे में कुछ पहले हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ऋग वैदिक कालीन के बारे में पढ़ाई करेंगे। तो इसमें फ्रेंड्स देखा गया है कि पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे वैदिक सभ्यता में कि वैदिक सभ्यता का काल के बारे में देखे थे कि वैदिक सभ्यता 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक वैदिक सभ्यता का काल माना गया है, जिसमें वैदिक सभ्यता को दो भागों में बांट के पढ़े थे। पहला जो था वो था ऋग वैदिक काल, जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व के अंतर्गत आया था, जबकि हम लोग उत्तर वैदिक काल के बारे में पढ़े थे जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व के बारे में था। उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि आर्य के बारे में पढ़े थे कि आर्य कौन थे, आर्य कहाँ से आए थे, आर्य कहाँ के मूल निवासी थे। उसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न विद्वानों के बारे में पढ़ें कि आर्य के बारे में जो बताएं कि आर्य मध्य एशिया से आए थे। पुरातात्विक स्रोत के आधार पर भी ये प्रमाणित हुआ। उसके बाद हम लोग देखे थे कि वैदिक सभ्यता को पढ़ने के लिए स्रोत का आधार माने थे, जैसे पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत के अंतर्गत फ्रेंड्स हम लोग देखे थे कि मृदभांडों की चर्चा की गई, और साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत हम लोग देखे थे कि वेद के बारे में पढ़ें। वेद के अंतर्गत हम लोग फ्रेंड्स देखे थे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सारे के डिटेल में चर्चा की गई थी, और उसकी उद्गता के बारे में भी हम लोग पढ़े। आरण्यक और उपनिषद के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़े थे। तो फ्रेंड्स, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा। यदि आप उस वीडियो को देखते हैं तो आपको आज ऋग वैदिक काल जो मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए अब हम लोग चर्चा करते हैं ऋग वैदिक काल के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे कि ऋग पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल। ठीक है फ्रेंड्स, पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल यहाँ पे देख लेते हैं कि इसमें हम लोग जो देखते हैं सो इसका जो काल निर्धारण किया गया है, इसका जो काल निर्धारण किया गया है फ्रेंड्स, वो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल निर्धारण किया गया है। ऐसा माना जाता है कि सबसे प्राचीन सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता को माना गया। जो सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, जबकि वहीं दूसरी ओर वैदिक सभ्यता जो थी वो 200 वर्षों के बाद देखा गया, और वैदिक सभ्यता जो थी वो ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे काल के बारे में। देख लिए कि 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक, और उसके बाद सबसे पहले किसी भी युग के बारे में अगर पढ़ना है फ्रेंड्स तो उसके सबसे पहले हम लोग राजनीतिक व्यवस्था, धार्मिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को यदि हम अच्छे से पढ़ लेते हैं तो सारे चीज़ हम लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको इस प्रकार से पढ़ा रही हूँ सारे चीज़ के बारे में। तो आइए अब हम लोग देखते हैं, चर्चा करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो देखते हैं वो राजनीतिक व्यवस्था यानी कि राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। राजनीतिक जीवन के अंतर्गत ये देखा जाता है कि उस काल में, उस समय में वहाँ का राजनीतिक व्यवस्था कैसा था। ठीक है, जैसे वहाँ राजा थे कि नहीं, जनता का राजा से क्या कनेक्शन होता था, उसके बाद वहाँ पे ये सब चीज़ देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ऋग वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था की जो जानकारी है फ्रेंड्स वो ऋग वेद से मिलती है।
ऋग्वेद में इसकी चर्चा की गई है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहाँ की जो समाज जो था वो कबायली समाज था। ठीक है फ्रेंड्स, कबायली लोग रहते थे जो आपस में मिल के संगठन बनाते थे और समाज बनाते थे। ठीक है, समाज बनाते थे। और इस कबायली समाज का जो प्रमुख होता था, पहले हम लोग देखेंगे कि इस कबायली समाज का जो सबसे बड़ी जो राजनीतिक इकाई होती थी फ्रेंड्स, वो जन होती थी। वो क्या होती थी? वो जन होती थी। और जन के जो प्रमुख होते थे वो राजा होते थे, यानी कि राजन बोलिए या राजा। जन के जो प्रमुख होते थे वो राजन होते थे। और राजन जो होते थे वो उस समाज की रक्षा करने के लिए या उसका साम्राज्य विस्तार करने में मदद करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये देखा गया है कि यहाँ जो राजा जो होता था वो नाम मात्र का होता था, क्योंकि यहाँ से कोई ऐसा लोकतांत्रिक या राजतंत्रात्मक व्यवस्था प्राप्त नहीं हुई है। इसलिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि राजा जो थे वो नाम मात्र के होते थे। राजा जो होते थे नाम मात्र के, राजा यहाँ के भूमि के स्वामी नहीं होते थे। इस वजह से उनको कोई कर अदा भी नहीं किया जाता था। भूमि का स्वामी अगर होते तो कर अदा होता, लेकिन भूमि के स्वामी नहीं होते थे, इसलिए कर अदा नहीं होता था। लेकिन राजकीय जो खर्च होता है उसको चलाने के लिए जनता के तरफ से स्वेच्छापूर्वक उपहार के रूप में जो कर दिया जाता था, स्वेच्छा से जनता कर देती थी। जो उपहार उसको कर सकते हैं, उसको कर नहीं बोल सकते हैं, उसको बलि के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, उसको क्या के नाम से जाना जाता है? वो बलि के नाम से जाता है। इस तरह से देखा गया क्वेश्चन भी कि बलि क्या होता था ऋग्वैदिक काल में। तो बलि जो होता था वो स्वेच्छा से दिया गया उपहार होता था, जो जनता के द्वारा राजा को दिया जाता था। ऐसा कोई जोर जबरदस्ती नहीं था कि आपको एकदम कर देना ही है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वेद में राजाओं को भी जो देखा गया है, ऋग्वेद में राजाओं को दो प्रकार से देखा गया है। पहला जो होता था वो पूरा भेता के रूप में देखा गया है, और दूसरा जो था वो विश्व भुवनस्य के रूप में देखा गया है। इस प्रकार फ्रेंड्स, पूरा भेता को किलाओं को तोड़ने वाला और विश्व भुवनस्य को विश्व के भूमि के मालिक के रूप में जाना जाता है। तो ऐसा क्वेश्चन में दे देता है कि विश्व भुवनस्य किसे कहा जाता है। ठीक है, या ये भी दे दिया कि पूरा भेता, ऋग्वैदिक काल में पूरा भेता किसे कहा जाता था। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन दे देता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं कि ये समाज जो था, कबीला, ऋग्वैदिक कालीन जो समाज था, इसमें आपको कुछ सभा, समिति और विदत की भी चर्चा मिलती है इसमें, क्योंकि यहाँ पे राजा का प्रभाव उतना नहीं था, राजा नाम मात्र का होता था। इस वजह से यहाँ पे जैसे विदत, पहला नंबर विदत होते थे। विदत के बारे में ये कहा जाता है फ्रेंड्स, पहला नंबर क्या होते थे? विदत के बारे में कहा जाता है कि ये आम जनता का संगठन का प्रमुख होता था, या युद्ध वगैरह जो होता था, जो उसमें लूटा गया धन होता था, उसको बंटवारे करने के लिए भी इनका मतलब कि समिति के तौर पे गठन किया जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद जो होता था सभा के बारे में कहा गया है कि सभा का ऋग्वेद में 8 बार चर्चा मिला है। ये भी क्वेश्चन देखा गया है कि सभा का ऋग्वेद में कितना बार चर्चा मिला है, तो 8 बार चर्चा मिला है। ठीक है, ये प्रशासनिक इकाई होती थी। उसके बाद आइए आपको समिति के बारे में बताते हैं। समिति एक प्रमुख इकाई होती थी और इसका जो ऋग्वेद में 9 बार उल्लेख किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, और समिति जो होती थी वो आम जनता की सभा होती थी। समिति भी आपको आम जनता की सभा होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, आपको समझने में कहीं परेशानी तो नहीं हो रही है? सब कुछ क्लियर है? ठीक है, अब आगे आइए दिखाते हैं, आपको बताते हैं कि इस समय ऋग्वैदिक कालीन समाज में
ऋग्वैदिक कालीन समाज में मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं थी। जब राजा का उतना प्रभाव ही नहीं था, राजा सिर्फ नाम मात्र का होता था, यहाँ मृत्यु दंड का कोई सवाल ही नहीं उत्पन्न होता है। तो मृत्यु दंड की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन ऐसा इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि यहाँ का जो न्याय व्यवस्था था वो बहुत ही कठोर था। इस तरह से यहाँ पे देखा गया है कि जैसे कि यहाँ पे जैसे इस समय जो आर्थिक जो यहाँ पे जो मजबूत पक्ष था आर्थिक रूप से, वो गाय को माना गया। तो कभी कभी क्या होता था कि गाय की चोरी भी हो जाती थी। तो गाय की जो चोरी होती थी, तो गाय के चोरी करने वालों को पनी कहा जाता था। ठीक है, गाय के चोरी करने वालों को पनी कहा जाता था। लेकिन उस समय क्या होता था कि राजा के तरफ से पनी को संरक्षण भी दिया जाता था। ठीक है, और उस समय ये भी देखा गया है पनी जो होता था वो आर्थिक रूप से सबसे ज़्यादा मजबूत होता था। बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, आइए। तो इस तरह से सज़ा के तौर पे यहाँ पे देखा गया, सज़ा के तौर पे देखा गया कि यदि बहुत बड़ा कोई अगर अपराध कर दिया है तो उसको सज़ा के तौर पे मृत्यु दंड या कारावास नहीं होता था, बल्कि उसको गाय, जैसे 100 गाय वगैरह ऐसे उसको सज़ा के तौर पे उसको देना पड़ता था। तो उसकी वहाँ पे जो अपराध होती थी वो माफ़ हो जाती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग ऋग्वैदिक कालीन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में हम लोग चर्चा किए। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, किसी भी समाज को जानने के लिए वहाँ के राजनीतिक जीवन को भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी ही जैसे प्रेजेंट वर्तमान मान के चलिए, अभी वर्तमान का कि वर्तमान में हमारे देश में भी न्याय व्यवस्था है। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम लोग पढ़ते हैं, है ना। तो उसी तरह से पुराने मतलब प्राचीन काल में भी आपको सामाजिक व्यवस्था राजनीतिक व्यवस्था ये सब देखने को मिलता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अब आइए अब हम लोग आर्थिक व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ऋग्वैदिक काल में आर्थिक स्रोत क्या था, आखिर लोग कैसे अपना जीवन व्यतीत करते थे, वहाँ अर्थव्यवस्था का क्या माध्यम था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग आर्थिक जीवन के तौर पे ये देखा गया है कि यहाँ पे ऋग्वैदिक कालीन जो आर्य थे, आर्य जो थे, जो जिनके माध्यम से भारत में उनका विस्तार हुआ था और ऋग्वैदिक कालीन को वेदों के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो उस समय आर्य यहाँ पे आए थे। तो आर्य जो थे वो अय्यारवादी, ठीक है, या फिर अय्यारवादी या फिर कबायली जीवन व्यतीत करते थे। कहने का फ्रेंड्स मतलब ये है कि वो लोग घूम घूम के अपना जीवन व्यतीत करते थे। जैसे उनका कोई एक ठहरने का स्थान नहीं होता था, वो लोग कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ इस तरह से अपना जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, इस समय जो मुख्य रूप से आर्थिक मुख्य आधार जो आर्थिक का माना गया है वो आपको पशुपालन को देखा गया है। आर्थिक स्रोत के तौर पे पशुपालन को देखा गया है और आर्य लोग जो थे वो पशुपालन या पशुचारण में विश्वास रखते थे। पशुपालन के तौर पे फ्रेंड्स देखा गया है कि इस समय गाय को बहुत अधिक महत्व दिया गया था। जिस कबीले के पास जितना गाय होता था वो सबसे ज़्यादा धनवान होता था, आर्थिक पक्ष उसका सबसे ज़्यादा मजबूत होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो गाय को बहुत यहाँ पे मान्यता दिया गया क्योंकि गाय को महत्वपूर्ण पशु भी यहाँ पे कहा गया है। यहाँ पे एक गाय के लिए शब्द आया है अघन्या। गाय के लिए एक शब्द आया है अघन्या। अघन्या का ये तात्पर्य हुआ कि गाय की हत्या नहीं होगी। अघन्या से मतलब हुआ कि गाय की हत्या नहीं होगी। ठीक है, इसके अलावे यहाँ पे ऋग्वैदिक काल में आपको उर्वर भूमि आपको 2 प्रकार की देखी गई है ऋग्वैदिक काल में। एक उर्वर भूमि देखी गई है और एक खिल भूमि देखी गई है। उर्वर भूमि जो होती थी वो काफ़ी उपजाऊ होती थी।
ठीक है फ्रेंड्स, उर्वर भूमि काफ़ी उपजाऊ होती थी। और खिल भूमि के बारे में भी चर्चा करते हैं, देखते हैं। खिल भूमि कहिए या अर्यनवर्त भूमि कहिए, एक ही बात है। इस समय आर्थिक तौर पे ऋग्वैदिक काल में जो आर्थिक पक्ष को मजबूत करने की उद्योग की भी बात कही गई है। उद्योग के तौर पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखा गया है कि मृदभांड की चर्चा की गई है। कृषि व्यवस्था थी, उद्योग के तौर पे आपको मृदभांड की चर्चा की गई है। मृदभांड के जरिए देखा गया कि उस समय लाल मृदभांड और गेरुआ रंग के मृदभांड को भी देखा गया है। इस तरह कहा गया है कि लाल मृदभांड जो था वो आम जनता के उपयोग के लिए हुआ था, उपयोग के लिए किया जाता था। उसके बाद आपको यहाँ पे वाणिज्य व्यापार वगैरह भी देखने को मिला है। ऋग्वैदिक काल में आपको कपास की भी जानकारी मिलती है। ऋग्वैदिक काल में आपको कपास की भी जानकारी मिलती है। फ्रेंड्स, सबसे पहले कपास शब्द की चर्चा सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में हम लोग को देखने को मिला था। लेकिन उसके तत्पश्चात आपको वैदिक सभ्यता में भी कपास का विवरण, कपास शब्द आपको देखने को मिला है। इसके तहत देखने को ये भी मिला है, जो वाणिज्य व्यापार है, कि कपड़ा जो होता था उस पर रंगाई भी होती थी, उस पर कढ़ाई भी होती थी और बुनाई भी होती। कपड़ा का बुनाई, कढ़ाई, रंगाई सब कुछ होता था। तो ये उनके अर्थव्यवस्था का पार्जन था। और फ्रेंड्स यहाँ पे हम आप देख लेते हैं आगे कि आगे और उनका क्या था। तो ये देखा गया है कि वैदिक युग में, खासकर पूर्व वैदिक काल या ऋग वैदिक काल में के जो लोग थे उनको लोहा से परिचय नहीं था। लोहा को छोड़कर बाकी जितने भी धातु हैं सबसे वो लोग परिचित थे। जैसे सोना, चांदी, तांबा, कांसा, सबसे वो लोग परिचित थे, लेकिन लोहा से परिचित नहीं थे। लोहा के बारे में ये कहा जाता है कि सर्वप्रथम लोहे के बारे में जानकारी हमें 1000 ईसा पूर्व में, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आके मिलती है। और उस समय लोहा को कृष्ण अयस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब आगे जो हम लोग देखते हैं कि इस समय स्थानीय व्यापार और विदेश व्यापार, इसमें 2 प्रकार के व्यापार होते थे। स्थानीय तौर पे भी व्यापार किया जाता था और विदेशी तौर पे भी व्यापार होता था। स्थानीय जो व्यापार होता था वो बैलगाड़ी के माध्यम से होता था और विदेशी व्यापार करने वाले व्यक्ति को देशपनी के नाम से जाना जाता था। विदेशी व्यापार करने वाले व्यक्ति को देशपनी कहा जाता था। इस प्रकार यदि देखा जाए तो ऋग्वैदिक काल में आर्यों का जो प्रमुख अर्थ का जो साधन था, आर्थिक जो उनके साधन थे, वो पशुपालन को माना गया मुख्य तौर पर। बाकी आपको मैं बताई कि यहाँ पे कृषि व्यवस्था भी था, उद्योग धंधा भी था, वाणिज्य व्यापार का भी विवरण मिलता है, परंतु यहाँ पे पशुपालन को अधिक महत्व दिया गया था और पशुपालन के तौर पे गाय को अधिक महत्व दिया गया था। जैसा कि मैं आपको पहले ही बताई कि जिस कबीले के पास जितना अधिक गाय होता था वो कबीला उतना ज़्यादा आर्थिक पक्ष उसका मजबूत होता था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए और इसके बाद हम लोग आर्थिक जीवन के बाद हम लोग उसके ऋग्वैदिक कालीन धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ते हैं कि धार्मिक जीवन के अंतर्गत ये देखा गया है कि लोग ऋग्वैदिक कालीन लोग धर्म में भी विश्वास करते थे। वो लोग धार्मिक जीवन भी अपना व्यतीत करते थे। इसके अंतर्गत देखा गया कि वो लोग जो थे, यानी कि ऋग्वैदिक कालीन लोग, आर्य लोग, इंद्र में सबसे जो महत्वपूर्ण देवता थे उनके इंद्र, इनमें वो काफ़ी विश्वास करते थे। और इंद्र के बारे में ये कहा जाता है कि इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में लगभग 250 बार हुई है। तो इसी से आप समझ सकते हैं कि इंद्र उस समय काफ़ी अपना प्रभावशीलता में थे।
तो देखेंगे फ्रेंड्स कि इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में 250 बार हुई है। और इंद्र जो थे उस समय वो आर्यों के प्रमुख युद्ध के नेता हुआ करते थे। आर्यों के प्रमुख युद्ध के नेता इंद्र हुआ करते थे। इंद्र के बारे में ये भी कहा गया है फ्रेंड्स कि इंद्र जो थे वो वर्षा, तूफानी और बिजली के नेता के रूप में भी इनका मान्यता प्राप्त है। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट जो दूसरे एक देवता हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है अग्नि। अग्नि के बारे में ये जानकारी मिलती है कि उस समय अग्नि जो थे वो पृथ्वी, अंतरिक्ष, आकाश तीनों के देवता हुआ करते थे और मुख्य रूप से मानव और देवता के बीच मध्यस्थता को स्थापित करते थे अग्नि। ठीक है, आगे जो एक प्रमुख हैं वो है वरुण। वरुण के बारे में ये कहा जाता है कि जितने भी प्राकृतिक संतुलन, ये जो थे वो प्राकृतिक संतुलन के रक्षक थे। यदि प्राकृतिक में कोई भी ऐसी घटना अगर घटित होती थी तो उसकी जिम्मेवार वरुण को माना जाता था। तो प्राकृतिक संतुलन के ये रक्षक हुआ करते थे। अगले हैं सोम। सोम के बारे में मैं आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी कि सोम जो थे वो वनस्पति के देवता थे और सोम एक प्रमुख देवता थे और इनके बारे में ऋग्वेद के 9वें मंडल में चर्चा मिलती है। फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है कि सोम को ऋग्वेद के किस मंडल के अंतर्गत रखा गया है। तो 9वें मंडल में सोम को वनस्पति के देवता, ठीक है, इसके बारे में कहा जाता है। इस समय जो फ्रेंड्स ऋग्वैदिक काल में आपको देखा गया है कि किसी भी प्रकार का मूर्ति का जिक्र नहीं मिलता है और न ही किसी प्रकार का मंदिर का निर्माण के बारे में चर्चा मिलती है। तो यहाँ पे कैसे लोग अपने पूजा को किया करते थे, कैसे धर्म, जैसे फ्रेंड्स वर्तमान में अभी हम लोग को अगर धर्म से जुड़ना होता है तो सबसे पहले हम लोग को भगवान याद आते हैं और हम लोग कहाँ जाते हैं, हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर में जाके लगता है कि अब सुकून आ गया। अगर कोई ऐसा प्रॉब्लम होता है तो भगवान न करे, लेकिन अगर होता है तो हम लोग दौड़ के मंदिर जाते हैं या सबसे पहले मुंह से निकलता है हे भगवान, है ना फ्रेंड्स। तो इसी प्रकार से वहाँ पे जो था मंदिर और मूर्ति का चर्चा नहीं था, लेकिन लोग अपनी धार्मिक भावनाओं को पूर्ति करने के लिए यज्ञ किया करते थे। धार्मिक भावनाओं को पूर्ति करने के लिए वो लोग यज्ञ करते थे, वो लोग खुद से ही यज्ञ करते थे। इस समय ये भी देखा गया है कि इस समय पुरोहित, जैसे ब्राह्मण, इनका पुरोहित और ब्राह्मण का बहुत अधिक यहाँ पे प्रभाव नहीं देखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, पुरोहित और ब्रह्मा का सबसे अधिक प्रभाव यहाँ पे नहीं देखा गया है। और यहाँ ये भी देखा गया है कि यज्ञ के माध्यम से लोग अपने धार्मिक भावनाओं की पूर्ति किया करते थे। यज्ञ जो लोग करते थे इसमें ये भी देखा गया कि लोग इहलौकिक सुख की प्राप्ति के लिए लोग यज्ञ किया करते थे। देखिए फ्रेंड्स, इहलौकिक सुख के अंतर्गत देखा गया है कि जैसे कि संतान प्राप्ति, अपने आप को निरोग रखना, सुख साधन, ये सब चीज़ के लिए लोग इहलौकिक सुख प्राप्त करने के लिए यज्ञ किया करते थे। और फ्रेंड्स आगे ये भी देखा गया है कि ऋग्वैदिक काल में देवी देवताओं को 3 भागों में अंततः विभक्त कर दिया गया था। 3 भागों में विभक्त कर दिया गया था। पहला जो था आकाश, दूसरा अंतरिक्ष और तीसरा पृथ्वी। आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो इसमें आकाश के जो देवता हुआ करते थे वो होते थे सूर्य, वरुण, मित्र, सवितु, आदित्य इत्यादि। ठीक है, उसके बाद अंतरिक्ष के जो देवता होते थे वो होते थे इंद्र, पृथ्वी और बृहस्पति। ठीक
ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखा गया कि पृथ्वी के देवता जो होते थे वो होते थे अग्नि, सोम और सरस्वती। तो इस तरह से फ्रेंड्स यहाँ पे जो मुख्य बात आपको याद रखने की है, सो आप यहाँ देखेंगे कि इंद्र की चर्चा ऋग्वेद में कितने बार मिलती है, आर्यों के युद्ध के नेता कौन थे, उसके बाद यहाँ देखेंगे आप कि वरुण जो थे वो क्या थे, तो प्राकृतिक संतुलन के रक्षक, सोम वनस्पति के देवता थे, ऋग्वेद में इनकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो नौवां मंडल में। इस समय मूर्ति मंदिर का निर्माण नहीं देखा गया है। अलौकिक सुख क्या होता है, तो फ्रेंड्स ये आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम के लिए, इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन देखा भी गया है और आप क्या है ना कि क्वेश्चन बनाइएगा, अधिकांश क्वेश्चन आपका पूर्व वैदिक काल से आपका सॉल्व होगा। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग देख लेते हैं पहले कि राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़े ऋग्वैदिक कालीन। अब हम लोग नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वहाँ की सामाजिक व्यवस्था कैसी थी। ठीक है फ्रेंड्स, किसी भी सभ्यता को जानने के लिए समाज फ्रेंड्स बहुत ही मुख्य भूमिका निभाता है। ये जाना जाता है कि आखिर वहाँ की समाज कैसी होती थी, समाज में कैसे लोग रहते थे, पुरुष और महिला की क्या स्थिति होती थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम लोग समाज के बारे में चर्चा करते हैं। तो आइए, सामाजिक जीवन के तौर पे देखा गया कि ऋग्वैदिक कालीन जो समाज थी वो आर्य कबीलाई समाज थी। वहाँ पे लोग छोटा छोटा कबीला बना के अपना रहते थे और यहाँ पे देखा गया कि इस कबीला के जो प्राथमिक इकाई होती थी, इस कबीला के जो प्राथमिक इकाई होती थी वो परिवार होता था। परिवार को यहाँ पे ज़्यादा मान्यता दिया गया है कि अभी भी दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे देखेंगे कि प्राथमिक इकाई जो थी वो परिवार थी और परिवार को कुल भी कहा जाता था। परिवार को कुल भी कहा जाता था और परिवार के जो सबसे मुख्य प्रधान होते थे उनको कुलप कहा गया है। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में जो प्राथमिक इकाई थी वो परिवार थी और परिवार को कुल के नाम से जाना गया है और परिवार के जो मुख्य होते थे उनको कुलप के नाम से जाना गया है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आगे किस ऋग्वैदिक कालीन समाज जो थी यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था, यहाँ पे वर्ण व्यवस्था था, लेकिन यहाँ पे जाति प्रथा नहीं थी। जाति प्रथा नहीं थी यहाँ पे फ्रेंड्स, छुआछूत भी नहीं था और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि यहाँ पे अंतर्जातीय शादी को भी मान्यता प्राप्त थी। छुआछूत भी नहीं था, अंतर्जातीय शादी को भी मान्यता प्राप्त था और यहाँ पे जो वर्ण व्यवस्था हम लोग देखते हैं उसको 3 वर्णों का यहाँ पे विवरण आपको मिलता है। 3 वर्ण में पहला जो है आपका पुरोहित के बारे में ये कहा जाता है कि ये अध्ययन, अध्यापन और धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेते थे। ठीक है, उसके बाद सेनानी के बारे में देखते हैं। दूसरा जो वर्ण था सेनानी के बारे में ये कहा गया है ये कबीला की रक्षा करते थे, शासन प्रशासन संबंधी ये काम करते थे। अगर कहीं पे अगर युद्ध वगैरह होता था तो उसमें सेनानी ही वहाँ पे जाते थे। और नेक्स्ट जो फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं वो विष देखते हैं। विष जो होता था वो कृषि व्यापार और पशुपालन से संबंधित। इसका जो मुख्य कार्य था फ्रेंड वो कृषि व्यापार था और ये पशुपालन भी करता था। ठीक है, इसके अलावे ऋग्वैदिक काल में 4 और वर्ण की चर्चा मिलती है, जैसे कि दास, दस्यु, असुर और पनी। देखिए फ्रेंड्स, इसमें दास के बारे में ये कहा गया है कि दास जो थे
वो प्रारंभिक आर्य से ही उनको संबोधित किया गया है। ऐसा माना जाता है कि आर्य के भारत आने से पहले दास आए थे, क्योंकि उनसे कुछ इनका मिलता जुलता स्थिति है, इसलिए इतिहासकार इनको अनुमान लगाए कि दास जो थे वो आर्य के अग्रज थे, आर्य से पहले आए थे। उसके बाद दस्यु की चर्चा मिलती है। फ्रेंड्स, दस्यु जो थे वो अनार्य थे, वो आर्य नहीं थे। और आर्य लोग जो थे दस्यु को नाक चिपटा और काले रंग से कह के उनको संबोधित करते थे। ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद है असुर। असुर जो होते थे वो जैसे आर्य लोग यज्ञ वगैरह अगर करते थे, धार्मिक अनुष्ठान करते थे, तो असुर उनको बाधित करते थे और बाधित करने का प्रयास भी करते थे। इसके बाद हम लोग पनी के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स, पनी के बारे में मैं आपको बताई भी और अभी भी बता रही हूँ कि पनी जो होते थे वो गाय चोर को कहा जाता था। पनी गाय चोर होते थे और पनी जो होते थे उनको राजा के तरफ से संरक्षण भी मिलता था। और इस प्रकार से देखा गया कि आर्थिक रूप से, यानी कि आर्थिक पक्ष में पनी बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। उनके पास धन संपत्ति बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए अब हम लोग जो देखेंगे कि इसमें ऋग्वैदिक काल में जो सामाजिक जीवन में महिला का क्या स्थिति था। महिला की स्थिति के बारे में फ्रेंड्स यहाँ पे देखा गया है कि महिला की स्थिति के बारे में ये कहा गया है कि महिला की जो स्थिति थी वो काफ़ी सम्मानजनक थी। महिला की स्थिति काफ़ी सम्मानजनक देखा गया है। उस समय महिला जनेऊ भी पहना करती थी, धार्मिक अनुष्ठान में भाग भी लेती थी और महिलाओं को अव्वल दर्जे में रखा जाता था। मतलब कहीं भी ऐसा रोक टोक नहीं किया गया कि तुम ये काम नहीं कर सकती हो, चाहे वो बराबर से वहाँ पे भाग लेती थी हर चीज़ में। इस प्रकार महिला का जो स्थिति है फ्रेंड्स वो उत्तर वैदिक काल आते आते काफ़ी निम्न हो जाती है। लेकिन जब हम लोग उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो उसकी वहाँ पे चर्चा करेंगे। इस प्रकार महिला की स्थिति आपको हड़प्पा सभ्यता में भी ठीक ठाक मिलती है कि यहाँ पे भी आप एक आंकड़ा यदि देख लीजिए आप, तो महिलाओं की स्थिति ऐसे थी, ऐसे। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ऐसे हो गई और अभी जो आप देख रहे हैं कि महिलाओं को इतना जो अधिकार मिला है, फिर से महिलाओं की स्थिति फ्रेंड्स यहाँ से अप हो रही है। कहते हैं कि किसी भी समाज को डेवलप करने के लिए दोनों वर्गों का साथ होना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए इसी प्रकार यहाँ पे हम लोग देखें। ठीक है, तो महिलाओं की स्थिति यहाँ पे देखें। इस समय जो था वो समाज में, ऋग्वैदिक कालीन समाज में बहु विवाह और सती प्रथा का भी प्रचलन काफ़ी देखा गया है। ठीक है, यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो महिला जीवन भर शादी नहीं करती थी और अपने पिता के घर में ही अपने पूरे जीवन को खत्म कर देती थी, वो महिला को अमाजू कहा जाता था। जो महिला जीवन भर शादी नहीं करती थी उनको अमाजू कहा जाता था और उनको पिता के संपत्ति में उस समय अधिकार भी दिया जाता था। तो आप देख रहे हैं कि स्थिति कितनी अच्छी थी वहाँ पे। तो यहाँ पे आप ये भी देखिएगा कि इसी की वजह से स्थिति अच्छी नहीं थी, बल्कि धार्मिक अनुष्ठान वगैरह, जनेऊ पहनना और यहाँ तक कि गुरुकुल में जाकर भी महिला अपने अध्ययन अध्यापन का कार्य कर सकती थी। किसी प्रकार का रोक टोक नहीं था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे इसके अलावे जो एक महत्वपूर्ण तथ्य देखने को मिलता है वो है नियोगी प्रथा। ये काफ़ी आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन वगैरह भी इससे आता है, अमाजू से आता है नियोगी प्रथा। तो नियोगी प्रथा के बारे में ये देखा गया है कि नियोगी प्रथा उसे कहते हैं जैसे कोई स्त्री अगर विधवा हो जाती थी तो संतान प्राप्ति के लिए वो अपने देवर से या निकट संबंधी से शादी
कर सकती थी और उनसे जो उत्पन्न संतान होता था उनका समाज में मान्यता भी था और उसको क्षेत्रज के नाम से भी जाना जाता था। उनके संतान को क्षेत्रज कहा जाता था। ठीक है, इस समय जो सामाजिक व्यवस्था के तहत विवाह को एक पवित्र संस्कार के रूप में देखा गया। इतना ही नहीं, इस समय जो परिवार था वो एकल नहीं बल्कि संयुक्त परिवार भी देखा गया है। इस समय संयुक्त परिवार देखा गया और परिवार को के जो सबसे बड़े व्यक्ति होते थे वो मुखिया होते थे। उनको कुलप के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार फ्रेंड्स आगे हम लोग देखते हैं कि ऋग्वैदिक कालीन समाज में आर्य जो थे जो मध्य एशिया से भारत में आए थे और यहाँ पे अपना साम्राज्य विस्तार किए थे। आर्य के बारे में कहा जाता है कि ये लोग वस्त्र और आभूषण के भी बहुत शौकीन थे। वस्त्र और आभूषण के बहुत शौकीन थे और महिलाओं को देखा गया कि महिला जो थी वो सौंदर्य प्रशासन, ठीक है, सौंदर्य प्रशासन में काफ़ी रुचि लेती थी। अब देखिए इतना शुद्ध हिंदी है ना कि सौंदर्य प्रशासन कहने का ये मतलब हुआ, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेकअप किट आज के दौर का मान लीजिए इस चीज़ को वही होगा। ठीक है, तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं कि ये लोग सौंदर्य प्रशासन में भी काफ़ी रुचि लेती थी, वस्त्र आभूषण भी पहनते थे। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ देखा गया कि इस समाज में ऋग्वैदिक कालीन समाज में आपको दास प्रथा का भी प्रचलन देखा गया। लेकिन दास प्रथा बहुत कठोर नहीं था। मतलब दास प्रथा कहने का मतलब ये नहीं कि तुमको ये काम करना ही, ऐसा वाला कुछ नहीं था। बस एक ऐसे ही दास प्रथा का प्रचलन इजी रूप में देखा गया, लेकिन ये कठोर नहीं था। देखिए इस यहाँ जो सामाजिक जीवन जो था, ऋग्वैदिक कालीन जो सामाजिक जीवन थी, यहाँ जो आर्य लोग थे वो मनोरंजन भी करते थे। ठीक है, मनोरंजन के तौर पे देखा गया जैसे रथ दौड़ हुआ, घुड़दौड़ हुआ, पासा का खेल खेलते थे, नृत्य संगीत देखते थे और इतना ही नहीं नाटक भी वो लोग किया करते थे। तो इस तरह से वो लोग अपने मनोरंजन का ये साधन बनाए हुए थे। तो फ्रेंड्स इस प्रकार हम लोग आज ऋग्वैदिक कालीन समाज के बारे में देखें और समाज ही नहीं बल्कि ऋग्वैदिक काल में या पूर्व वैदिक काल के राजनीतिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन और सामाजिक जीवन के बारे में चर्चा किए और ये जाने कि उस समय राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, लोग कैसे अपने जीवन यापन करते थे, आर्थिक का क्या माध्यम होता था और वो लोग धर्म से भी जुड़ के रहते थे। इतना ही नहीं समाज में वो लोग मनोरंजन, यहाँ तक कि बहुविवाह, सती प्रथा, महिला की स्थिति और यहाँ तक कि पुरोहित, सेनानी, विष, ये सब के बारे में फ्रेंड्स हम लोग पढ़ें। कहने का मतलब है वर्ण व्यवस्था के बारे में हम लोग पढ़ें। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आज हम लोग पूर्व वैदिक काल या ऋग्वैदिक काल के बारे में जाने। इससे पहले फ्रेंड्स हम पिछले वीडियो में वैदिक सभ्यता से संबंधित और प्रमुख वेद जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है मैं चर्चा की हूँ। आप यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को देख लीजिए, ये भी समझने में आपको काफ़ी आसानी होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उत्तर वैदिक कालीन व्यवस्था के बारे में बताऊंगी और इस प्रकार से आपका वैदिक सभ्यता खत्म हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप पहला वीडियो देख लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो के लिए फ्रेंड्स अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक भी कर लीजिए कि वीडियो डालने के पश्चात आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए आप लोग अपने पढ़ाई को अच्छे से कीजिए, मन लगा के कीजिए और खुश रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, जय हिंद।